नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक हिंदी संसार चैनल पर। हमारी 300 क्वेश्चन वाली सीरीज का आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो पार्ट 1 में आपने 50 प्लस क्वेश्चन किए थे और आज के इस वीडियो में हम अगले 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो पहले जाकर उसे ज़रूर देख लें ताकि ये सीरीज आपके लिए और भी मजबूत हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले वाले पार्ट में हम 53 क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज 54 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग आज के वीडियो में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताया करो, लिखा करो दोस्तों, इससे अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता किसमें है? जैसा कि मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि जो चंद्रबिंदु वाला होता है वो क्या होता है, वो अनुनासिकता होता है, और जो अनुस्वार वाला होता है वो निर्नुनासिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रबिंदी वाला ऑप्शन कौन सा है? तो सी वाला है, तो सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, हमारे आंसर को बताने से पहले आप लोग अपना आंसर कॉपी में लिख कर चेक करेंगे और कितने क्वेश्चन में कितना सही हुआ आपको क्या बोलते हैं कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, तो कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो पहला ऑप्शन है कदम्ब, दूसरा ऑप्शन है कंगन, तीसरा ऑप्शन है कंटीला और चौथा ऑप्शन है कंठाग्र। तो जैसा कि मैंने बताया है कि चंद्रबिंदु वाला कौन सा होता है? अनुनासिक होता है, और जो अनुस्वार वाला होता है वो निर्नुनासिक होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ये तो बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे आप लोग? जैसे कि देखिए, कंठ तालु मैंने क्या बताया था, जैसे कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, ए सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो क्या बोलते हैं, ए कैसे बना हुआ है? ए जो है अ या आ को जब हम ई या ई को जब अ या आ को हम ई या ई से मिला देंगे तो वो ए बन जाता है। तो अ या आ क्या है? कंठ है, और ई या ई क्या है? तालु है। तो इस प्रकार कंठ तालु हो जाएगा। तो कंठ तालु कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो 57 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो जैसा कि अभी अभी क्वेश्चन यही आया है सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन में। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो क्या है ये सब? तो ये सब क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 59 क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग बताइए जल्दी से। तो मुख से जो निकलती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, निर्नुनासिक। ठीक, निर्नुनासिक होता है जिसमें केवल मुख से निकलता है। अनुनासिक मतलब मुख और नाक यानी नासिका दोनों से निकलता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कंठ और तालव्य अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, ए और ए हो जाएगा ना, कंठ और तालव्य। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 61 नंबर पे आ जाओ। निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से बताया है थ्योरी वाले क्लास में, कंठ में जैसे कि हमने ट्रिक क्या बताया है? विहग। कंठ का ट्रिक क्या है? विहग। अब वी से हो जाएगा विसर्ग, और ह से हो जाएगा है, और ग से हो जाएगा यानी कि क ख ग घ, यानी क ख ग घ जो वर्ग में ग आता है ना, तो इस तरीके से क ख ग घ वाला वर्ग ग से हो जाएगा, और वी से विसर्ग हो जाएगा, और ह से क्या बोलते हैं? ह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारा थ्योरी वाले पोर्शन में ट्रिक बताया गया है। तो आप जाकर जब थ्योरी वाला, पहले आप थ्योरी वाला वीडियो देख कर आएंगे और उसके बाद आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि विहग से आ जाएगा ना, और अ या आ पहले क्रम में हो जाएगा, अ या आ कंठ में, फिर तालु में ई या ई हो जाएगा, इस तरीके से क्रम से हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? इसको हमने कैसे बोला कि आपको क्रम से याद करना है? कंठ, तालु, उसके बाद मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ। तो कंठ में आ जाएगा क ख ग घ वाला वर्ग, फिर तालु में च छ ज झ वाला वर्ग, फिर
उसके बाद मूर्धन में ट ठ ड ढ वाला वर्ग, उसके बाद फिर दंत में त थ द थ वाला वर्ण। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? त सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो 63 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह का उच्चारण स्थान है। तो यह का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ट्रिक से नहीं याद करे होंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बताने में दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह किसमें था। तो मैंने थ्योरी क्लास में इसको ट्रिक से याद कराया है। तो यह जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तालु। ठीक, तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको अन्यथा में नहीं लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ ट्रिक लगता है। जैसे तालु यानी तालाब, यानी ताल, तालाब को ताल बोलते हैं ना, तो तालु से ताल यानी कि ताल में क्या कर रहे हैं? ताल में साया धुल रहे हैं। ठीक, साया धुल रहे हैं, तो साया से स हो जाएगा और या से यह हो जाएगा। तो स और यह किसमें हो जाएगा? तालु में हो जाएगा। तो दोस्तों अन्यथा में नहीं लेना है, बस हमको याद होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है नौकरी लगना चाहिए, एग्जाम निकलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो जब आप प फ ब भ म बोलेंगे तो आपका दोनों जो है ओठ होठ जो है टच होगा। तो जब होठ टच होगा तो इसलिए मतलब ये होठ से बोला जा रहा है, तो ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? स्वरों को कहते हैं, व्यंजनों के समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान को कहते हैं। तो मैंने थ्योरी वाले क्लास में इसको लिखवाया था ना कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो कौन उसमें व्यंजन नहीं है? 66 नंबर क्वेश्चन, कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो उसमें व्यंजन आपका क्या हो जाएगा? जो जिसको बोलोगे तो आप मुंह से क्या निकलेगा? उस्मा निकलेगा। जैसे आप बोलोगे स स, जब आप बोलोगे ना, आप उसके सामने आप अपना हाथ रख के देखोगे ना, आप ट्राई करिए, जब आप उसके सामने हाथ रख कर देखेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। ऐसे आप गरम गरम। ठीक, तो ये स तीनों उसमें व्यंजन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो उसमें व्यंजन अभी तो हमने देखा स है, ये 4 होते हैं उसमें व्यंजन। कभी कभी पूछ लेता है उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। स है। और उसके बाद आ जाइए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन पर। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है? तो ज और इ से बनता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, यानी कि इसको भी हमने थ्योरी में बताया था ना, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन का मतलब है जैसे कि एक व्यंजन अलग दूसरा व्यंजन अलग, जब दोनों व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। और जब दोनों व्यंजन एक साथ मिले मगर दोनों व्यंजन सेम हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? द्वितीय व्यंजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ, त्र और स्र तो संयुक्त व्यंजन है, और जो स है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 71 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण का जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया था ना थ्योरी वाले क्लास में, महाप्राण यानी कि महान लोग। महान लोग 24 घंटा काम करते हैं भाई, 24 घंटा काम करते हैं तभी तो वो महान बने हैं ना। 24 यानी 2 और 4 यानी कि दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। देखो दूसरा प पहला अक्षर है, ये तो नहीं होगा, उसकी ये नहीं होगा। उसके बाद प फ ब भ चौथा अक्षर है, ये तो मान लो हो जाएगा। और त थ द ये तीसरा अक्षर है, ये भी नहीं होगा। और प फ ब भ म ये पांचवा अक्षर है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह क्या हो जाएगा? महाप्राण, जैसा कि मैंने याद कराया था ना, महाप्राण यानी कि महान लोग। महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। 24 यानी कि 2 नंबर देखो, ख दूसरे नंबर पे है, ये तो हो जाएगा। और छ ये भी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे है। और ट ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण का ट्रिक मैंने क्या बताया था? अघोष यानी कि घोष में, घोष का मतलब घूस समझेंगे, जो हम लोग घूस लेते हैं देते हैं, वैसे घूस नहीं लेना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई 12 रुपये घूस देगा, जब आपको कोई 12 रुपये घूस देगा तो आप नहीं लोगे ना। लेकिन अगर आपको कोई 345 रुपये घूस देगा तो आप ले लोगे। तो इस तरीके से जब घूस ले लोगे तो वो सघोष हो जाएगा, घूस नहीं लोगे तो अघोष हो जाएगा। जब कोई आपको 12 रुपये देगा तो यानी आप घूस नहीं लोगे तो अघोष हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक मैंने थ्योरी वाले क्लास में आपको बताया है, वहाँ पर जाकर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो अघोष,
तो अघोष में यानी कि घूस नहीं लेंगे, 12 रुपये देगा। 12 यानी 1 और 2, तो 1 नंबर पे कौन सा है? 1 नंबर पे कोई है? नहीं है। 2 पे कोई है? क ख 2 पे है, तो यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और घ चौथे नंबर पे है, नहीं होगा। ग भी तीसरे नंबर पे नहीं होगा। च छ ज तीसरे नंबर पे नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन पर। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 52। अगर यहीं पर देता कि हिंदी भाषा की यानी कि यहाँ पर कुल नहीं देता, ये कुल नहीं होता, सिर्फ वर्ण देता, तो आपका 44 आंसर होता। ठीक दोस्तों, इसको याद रखना है। यदि ऑप्शन में अगर 44 नहीं है तब तो 52 ही मारेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 44 है और यहाँ पे कुल नहीं है तो आपको हमेशा 44 ही मानना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? अन और अह क्या है? तो अयोग्यवाह है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? अब यहाँ पर दोस्तों सबको कंफ्यूजन होता है। ठीक, यहाँ पर स्पर्श संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन, ऐसे इतने ढेर सारे हैं ना दोस्तों, इतना कन्फ्यूजन होता है ना कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने थ्योरी क्लास में इसका इतना बेहतरीन ट्रिक बताया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देते हैं। स्पर्श संघर्षी, जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और जैसे ही मैं स्पर्श में छोटी ई की मात्रा लगा के स्पर्श को मैंने क्या बना दिया? स्पर्शी बना दिया, यानी लड़की बना दिया। ठीक, और लड़की बना दिया, और जैसे ही लड़की बना दिया तो वो 16 व्यंजन यानी कि क्या से लेके च वर्ग को छोड़ के, च वर्ग यानी च वर्ग क्या है? च वर्ग में च छ ज झ, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गंधैली टाइप की हैं, यानी उनको जो है वो लोग जो हैं अलग कर दिए, तो च छ ज झ अलग हो गया। अब ये च छ ज झ गंधैली हैं, तो इनको फिर से अपने ग्रुप में जाने के लिए क्या स्पर्श करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा हो जाएगा? च छ ज झ वाला। तो च छ ज झ वाला में इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि, तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जब आप इसको आप बोल कर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे वह बोलेंगे तो आपको जो ऊपर वाला दांत है और नीचे वाला होठ है वो दोनों टच होगा। आप बोलकर ट्राई करिए, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ, तो दांत और होठ टच हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। बाकी में नहीं टच होगा, तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो ये भी मैंने थ्योरी वाले क्लास में आपको कराया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक तो संपृक्त ध्वनियाँ होता है। ठीक, संपृक्त ध्वनि होता है, और उसके बाद युग्मक ध्वनि होता है। ठीक है दोस्तों, युग्मक ध्वनि भी होता है, लेकिन संयुक्त ध्वनि नहीं होता ना। संयुक्त तो व्यंजन होता है। ये तो ऑप्शन वैसे भी हटा लो, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ठीक, तब वह क्या कहलाता है ये पूछा है इसमें ना। तो तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर युग्मक ध्वनियाँ, ठीक, यानी कि जब द्वित्व हो जाता है तो वहाँ पे युग्मक ध्वनियाँ हो जाएगा ना। जब जैसे कि एक ही, जैसे कि मान लो हमने लिखा क्या बोलते हैं, जब दोनों में मतलब सेम जो कटा अक्षर होता है, जैसे कि मान लो चम्मच लिखा तो उसमें दोनों में मैं है, तो दोनों मैं है मतलब सेम अक्षर है, तो वहाँ पर सेम अक्षर से क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका द्वित्व व्यंजन, वो कहलाएगा द्वित्व व्यंजन। लेकिन अगर ध्वनि पूछेगा तो युग्मक, यानी द्वित्व व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर वही चीज़ अगर चम्मच के बजाय जैसे मान लीजिए यहीं पर कटाक्षर है, जैसे संयुक्त है, ठीक, संयुक्त है, तो यहाँ पे कटाक्षर यानी क और त अलग अलग है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त ध्वनियाँ नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और ध्वनि, संयुक्त व्यंजन को ही संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाएं, आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? 25 होता है। 25 जो क से लेके म तक जो होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। तो क से म तक जिसमें ऑप्शन में हो वही वाला सही हो जाएगा। इसमें क र तो य र ल व में आ गया, तो ये तो आपका नहीं होगा ना। क से म तक नहीं है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी ये आ गया, ये भी नहीं है। ठीक, और इसमें है स है आ गया, ठीक, ये भी यानी क से म के बाद चला गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो र का विवरण है, तो र का विवरण देखिए, र को भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो देखो, सबसे पहले वर्तस्य का मैंने ट्रिक क्या बताया था? वर्तस्य का मैंने ट्रिक बताया था। वर्तस्य यानी कि वर यानी वर के लिए क्या जा रहा था? नल से रस जा रहा था, नल से रस जा रहा था, यानी न ल र स, और जा रहा था यानी ज, यानी ये सब इतने सारे वर्ण क्या हो जाएंगे? वर्तस्य हो जाएंगे। तो र भी वर्तस्य है, यानी कि वर्तस्य
है, ठीक। और उसके बाद लुंठित, यहाँ पर बहुत बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। लोग लुंठित में ल लगा देते हैं, जैसा कि मैंने उसमें बताया है फोकस करके। अगर ल है तो ल को, अगर लुंठित मतलब ल, और ल आ रहा है यानी हमें ल नहीं लगाना है, इसका उल्टा हमें करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, यानी ये भी सही है। उसके बाद सघोष, सघोष में क्या होता है दोस्तों, सघोष में मैंने ये ट्रिक बताया था ना, सघोष यानी घोष आप ले लोगे जब 345 रुपये देंगे, और सघोष में जैसा कि यहाँ पर स आ रहा है, तो सघोष में स आ रहा है तो यानी कि उसमें उसमें जो है स नहीं आएगा, ठीक। यानी तीनों स सघोष में नहीं आएगा, और जिसमें तीनों स नहीं आता है उसमें यह र ल व आता है, तो यानी कि इसमें भी यह र ल व यानी र आएगा, ये भी सही है। उसके बाद अल्प प्राण, अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था, अल्प प्राण और महाप्राण। तो महाप्राण में मैंने ह, महा में ह आ रहा है, तो यानी ह आ रहा है, यानी ह वाला ग्रुप, ह वाला ग्रुप कौन सा था, स है, यानी स है ये वाले ग्रुप महाप्राण में है, तो ऑटोमेटिक अल्प प्राण में यह र ल व हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए ही सही हो जा रहा है दोस्तों, तो 80 नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, तो इन सब का ट्रिक हमें थ्योरी वाले क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, क्या से लेके म तक जो होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है, 25 होते हैं, तो यानी क्या तो हो ही जाएगा स्पर्श व्यंजन, यानी ये तो सही है। उसके बाद कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि में क्या ख ग घ होता है, यानी क्या ये कंठ भी हो जाएगा, ठीक है ध्वनि। और उसके बाद अघोष, अघोष यानी हम घूस नहीं लेंगे, अगर कोई हमको 12 रुपये देगा घूस नहीं लेंगे, 12 यानी 1 और 2, यानी 1 नंबर पे क्या है, तो यानी ये भी सही है। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, ठीक है दोस्तों, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। तो महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी कि 2 और 4, यानी अब 2 4, यानी अब क्या तो पहले नंबर पे, यानी कि अब सिर्फ इसके वजह से ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन हम लोग देखते हैं सी वाला। तो स्पर्श व्यंजन क्या से म तक है, ठीक। उसके बाद कंठ भी है। उसके बाद अघोष यानी कि घोष यानी 1 2 यानी 2 पे भी है। उसके बाद महाप्राण यानी 2 4 यानी 2 4 पे भी है, तो यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो अंतहस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं, अंतहस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व, और उसमें वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, स है, तो 4 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 91 92 नंबर पे आ गए दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो जैसा कि हमने क्रम से बताया था, इसको याद करने के लिए कंठ तालु, तालु में हो जाएगा, कंठ में आ वाला हो जाएगा, तालु में ई वाला हो जाएगा। और वैसे अगर देखेंगे तो कंठ में क वर्ग, उसके बाद तालु में च वर्ग। तो च वर्ग का कौन सा है, इसमें क्या पूछ रहा है, तालु होता है ना, तो च वर्ग वाला 6 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतहस्थ नहीं है, तो अंतहस्थ य र ल व होता है, तो है नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। और य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो य र ल व व्यंजनों को क्या बोलते हैं, अंतहस्थ व्यंजन बोलते हैं, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो उसमें व्यंजन स है होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो केवल श्वास का प्रयोग करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, अघोष हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, अल्प प्राण, महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, अघोष हो जाएगा। अघोष यानी कि अघोष में क्या होता है, जैसे देखो अघोष यानी कि ये स्वर तंत्रियों के आधार पर होता है, यानी कि जिसमें कंपन या नाद हो। देखो जिसमें कंपन या नाद हो वो क्या होता है, सघोष होता है। जिसमें कंपन या नाद न हो वो अघोष होता है, यानी जिसमें कंपन या नाद न हो, सिर्फ श्वास का ही प्रयोग हो, तो वो अघोष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य है, तो कंठ तालु मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ वाला हो जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका ट्रिक, महाप्राण का ट्रिक मैंने क्या बताया था, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा यानी कि 2 और 4। तो 2 नंबर पे देखो ख क ख इसमें हुआ है, ठीक। और इसमें झूठ में देखो ट है, इसमें भी हुआ है। उसके बाद और यहाँ पर घाघ यानी कि 2 और 4 यानी घ चौथे नंबर पे आता है, तो इसमें भी हुआ है। और डी वाला देखते हैं, डी में ज यानी तीसरे नंबर पे, ग भी तीसरे नंबर पे, न 5वें नंबर पे, यानी इसमें ही नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर के प्रकार है ना, ये तो स्वर के प्रकार हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त स्वर
कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर मैंने क्या बताया था, संयुक्त स्वर देखो आ ई तो संयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन पहले में ही दिख रहा है, ए और ए संयुक्त स्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हैं? 101 पे आ गए हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य यानी कंठ तालु, यानी कि च छ ज झ वाला क्या हो जाएगा? तालव्य ध्वनियाँ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और प्लुत स्वर कौन से है? प्लुत यानी कि जो जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा मात्रा का समय लगता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ओम हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी की अग्र और अवृत्ताकार और संवृत्त स्वर ध्वनि है। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन दमदार। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोग जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग बस क्या बोलते हैं, स्पर्श, संघर्षी, ये सब तो याद किए रहते हैं, लेकिन अवृत्ताकार कोई नहीं याद करता, संवृत्त कोई नहीं याद करता, किसी को याद ही नहीं रहता, अग्र पश्च मध्य किसी को याद ही नहीं रहता। तो इसको मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, यहाँ पर भी आपको हम रिविजन करा देते हैं। देखिए अग्र पश्च, देखो मतलब जिह्वा के आधार पर अग्र होता है, पश्च होता है, मध्य होता है। तो मैंने ट्रिक से क्या बताया था, पहले अग्र होगा, फिर बीच में मध्य होगा, फिर पश्च होगा। तो बीच से हमें शुरू करना है, बीच में अ हो जाएगा, ठीक। अ से आ जाएगा नीचे, आ जाएगा नीचे, उसके बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे, अ के बाद ई, यानी अग्र में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ पर ई में एक ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अग्र बी ऑप्शन हो गया, ठीक। और अवृत्ताकार को मैंने ट्रिक से क्या बताया है थ्योरी में, कि मैंने एक देखो ओष्ठाकृति के आधार पर होता है वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार में मैंने वृत्त बनाया हुआ था, वृत्त बना के 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और देखो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊ से ऊपर, और ऊपर ऊ हो जाएगा, और इधर आमने सामने क्या हो जाएगा? ओ औ हो जाएगा। तो ये चारों ऊ और ओ औ तो वृत्ताकार है। इन चारों को छोड़ के जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 के चारों क्या हैं? अवृत्ताकार है ना, क्योंकि ऊ और ओ औ वृत्ताकार होते हैं। तो यहाँ 4 के चारों ऑप्शन क्या हैं? चारों ऑप्शन आपके अवृत्ताकार हैं। तो इससे तो नहीं पकड़ पाएंगे। अब संवृत्त स्वर देखते हैं। संवृत्त स्वर का मैंने ट्रिक क्या बताया था? संवृत्त स्वर जैसे ये भी मुखाकृति के आधार पर संवृत्त स्वर होता है और अर्ध संवृत्त स्वर होता है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको। संवृत्त यानी कि मिलता जुलता मिलना, संवृत्त मतलब 37, संवृत्त मतलब 37, संवृत्त मतलब 37, 37 मतलब 3 से लेकर 7 के बीच हो। 3 से देखो, जब जो स्वर होता है 11, उसका कोडिंग देखोगे तो अ का 1 हो जाएगा, और आ का 2 हो जाएगा, ई का 3 हो जाएगा, यानी 3 से लेकर 7 तक, यानी ई तो आ ही जाएगा, यानी ई तो आ ही रहा है। उसके बाद ई भी आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर री आ जाएगा। री 7वें नंबर पे है। तो इतना संवृत्त स्वर है, तो इसमें से आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सब चीज़ का ट्रिक होता है, और ये सब ट्रिक आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा, और कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ट्रिक से ही पढ़ाते हैं दोस्तों। आप जाकर थ्योरी क्लास देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले स्वर को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, सिंपल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को, ये भी देखो मैंने नोट्स में थ्योरी वाले जब आप क्लास करेंगे तो उसमें मैंने क्या बोलते हैं विशेष तथ्य में लिखवाया है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसको भी आपको याद नहीं करना है। देखो ओ और औ कैसे बनता है? अ या आ में जब ऊ या ऊ मिला देते हैं तब ओ या औ बनता है। तो अ या आ क्या है? कंठ है, और ऊ या ऊ क्या है? ओष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? स्वर भैया वर्ण का भेद है ना, तो डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है। देखो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो यहाँ पर कुल वर्ण तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ कुल वर्ण तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर 44 ऑप्शन भी नहीं दिया है, ठीक। यदि आपके ऑप्शन में 44 होता तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 44, आपका आंसर क्या होता? फिर आपका आंसर 44 ही होता, आपका 52 आंसर नहीं होता। लोग 52 लगा के गलत करके चले जाते, ठीक। लेकिन यहाँ पर 44 ऑप्शन में है नहीं। यदि नहीं है तो मैंने क्या बताया था, जब नहीं हो तो आपका 52 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जैसे क्या हो गया, क्या किससे मिला है? क्या आधा क्या और अ से मिला है, यानी क्या हो जाएगा? क्या एक अक्षर है, यानी कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पूरे 109 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब आप लोग इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है दोस्तों। कमेंट में आपको बताना है टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए आज के वीडियो में। तो दोस्तों ये था हमारी 300 क्वेश्चन वाली सीरीज।
का पार्ट 2, जिसमें आज हमने 50 प्लस क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम और 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए दीपक हिंदी संसार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो धन्यवाद।